बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 34 इकसाल सुन चुके हैं और अब किस नंबर 35 मुलाहिजा फरमाएं और साथ ही अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स करके ज़रूर आगाह किया कीजिए। अजीब मंतिक थी उसकी, लेकिन मैं समझ गया कि वो ये बेतुकी बातें अपनी खजालत मिटाने के लिए कह रहा था। शक्ति भी ऐसा ही है कि उस पर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता है। मैंने कहा, अगर तुम्हें उस पर भरोसा है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। बैरू ने जवाब दिया, अगर तुम उसे यहाँ भी ले आओ तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अब तुम एकदम पिघल गए। मैंने हल्का सा कहका लगाया, लेकिन उसे यहाँ लाने की जरूरत नहीं। और हाँ, ये ठाकरे कौन है? बाल ठाकरे नहीं, अमृत ठाकरे। अमृत ठाकरे? बैरू चौंक गया। कहीं आमना सामना हुआ है या ये नाम कहीं सुना है? नाम सुना है, आमना सामना होने में थोड़ी सी कसर रह गई थी, मैंने कहा, और फिर उसे अपने साथ पेश आने वाला वाकया बताने लगा। वो शख्स मुझे ठाकरे के पास ले जाना चाहता था, लेकिन खुद ऊपर पहुंच गया। बहरहाल एक ये नई बात सामने आई है कि नागराज के बाद चेलों को पता चल गया है कि तुम जिंदा हो। उनकी नजरें तुम्हारी दौलत पर हैं। अब उन्हें नागराज की नहीं, तुम्हारी दौलत की फिक्र है। अभी कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था, बैरू को एक बार फिर बात करने का मौका मिल गया। तुमने उस शख्स को ठिकाने लगाया है और उसका जो उल्गिया बताया उससे मैं समझ गया हूँ कि वो कौन था। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, वशिंबर सिंह नागराज का बहुत पुराना सेवक है। नागराज पहली बार इस शहर में आया था, वशिंगर भी उसके साथ ही था। उस वक्त ये बहुत मरियल सा और दुबला पतला हुआ करता था, जैसे फाकू का मारा हो। नागराज की शोबतों को बढ़ावा देने में इसने बहुत सा काम किया। शंकर, गोपाल, रवि पंडित, अमरेश जैसे लोगों को यही दिसंबर सिंह नागराज के करीब लाया था, और बेला जैसी छोकरी को भी यही नागराज के पास लेकर गया था। नागराज भी उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन मैंने कहा था ना कि ऐसे लोगों की वफादारियां तब्दील होते देर नहीं लगती। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, नागराज के पास रहते हुए दिसंबर सिंह को किसी चीज की कमी न थी। उसने अपने शहर चित्तौड़ सिंह में एक शानदार हवेली भी बनवा ली, लेकिन नागराज के पास जो कुछ भी है वो उसी का है। वशिंबर सिंह जराइम में तो बराबर का शरीक था, मगर उसकी दौलत में हिस्सेदार नहीं था। इस मामले में वो नागराज का मोहताज था, और जब उसे पता चला कि मैं जिंदा हूँ और अचालशवाल मंदिर की सारी दौलत भी अपने साथ ले गया हूँ, तो नागराज से उसकी वफादारी ने दम तोड़ दिया और उसने नागराज को धोखे में रखकर मेरी दौलत पर कब्जा करने का मंसूबा बना लिया। और मैं दावे से कहता हूँ कि अमृत ठाकरे को उसने रात ही रात में अकालगढ़ से बुलवा लिया होगा, या हो सकता है वो कई रोज पहले यहाँ आ गया हो, और कल रात मेरे बारे में सुनकर उसने अमृत ठाकरे से मिलकर मेरी दौलत पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया हो, और इत्तेफाक से आज तुम उसके हाथ लग गए। मुझे तलाश कर लेना तो शायद उसके बस में ना होता। तुम पर तशद्दुद करके मेरा खोज लगाना चाहता होगा। अपनी जान तो सभी को प्यारी होती है। मैंने उसके खामोश होने पर कहा, मैं तशद्दुद से बचने और जान के खौफ से उसे तुम्हारा पता बता सकता था, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, बैरू ने कहा। बिल्कुल उसी तरह मुझे भी शक्ति पर पूरा विश्वास है, मैंने कहा। मैंने तुम्हारी बात का यकीन कर लिया है, बैरू बोला, और यह भी कह दिया है कि उसे यहाँ भी ले आओ तो मुझे कोई एतराज ना होगा। बहरहाल मैं तुमसे अमृत ठाकरे के बारे में पूछ रहा था। मैंने उसे असल मौजू पर लाते हुए कहा, अमृत ठाकरे? अमृत ठाकरे? बैरू के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो मजीद कुछ कहना चाहता था कि दूर मेज पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। बैरू और सुमित्रा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मुझे इस बंगले में रहते हुए 5-6 रोज तो हो चुके थे, और फोन की घंटी मैंने पहली मर्तबा सुनी थी। मैंने आज ये तकरीबन 2 घंटे पहले शक्ति को यहाँ का फोन नंबर दिया था, इसलिए मुझे समझने में देर न लगी कि ये कॉल शक्ति की होगी। हो सकता है उसे नागराज के बारे में कोई अहम बात मालूम हो गई हो और वो मुझे इतला देना चाहता हो। बैरू के कहने पर सुमित्रा ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया और सिर्फ हेलो कहा। चंद सेकंड की खामोशी के बाद दूसरी तरफ की आवाज सुनती रही, फिर मुझे इशारा किया। वो शक्ति लाल ही की कॉल थी। मेरी आवाज सुनते ही वो बोला, तुम खैरियत से घर पहुंच गए गुरु? हाँ, क्या बात है, कोई गड़बड़? मैंने पूछा। दरअसल प्रेम निवास रेस्टोरेंट के करीब गोबंद ने विशंबर को तुम्हारी कार की पिछली सीट पर छुपकर बैठते हुए देख लिया था। वो बुद्धू कुछ करने की बजाय खुद मुझे इतला देने के लिए भागा चला आया, और जब मैं वहां पहुंचा तो तुम्हारी कार वहां से जा चुकी थी। हम तुम्हें और तुम्हारी कार को पूरे शहर में तलाश करते रहे। तकरीबन 1 घंटे बाद पता चला कि पुलिस को नेहरू मार्ग से जरा आगे सड़क किनारे झाड़ियों में विशंबर की लाश पड़ी हुई मिली, जिसे गोलियां मारकर हलाक किया गया था। पुलिस उस इलाके में किसी कार का पीछा भी करती रही थी। एक मौके पर गोबंदी ने तुम्हारी कार को बड़ी तेजी से एक तरफ जाते हुए देखा था, और थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी भी तेज रफ्तारी से उसी तरफ गई थी। मैं परेशान था। मैंने सोचा मालूम करूं कि तुम खैरी से घर पहुंच गए हो ना? हाँ, हम खैरी से पहुंच गए, तुम चिंता मत करो, मैंने कहा। विशंबर सिंह, उसकी कहानी खत्म हो गई। मैंने उसकी बात काट दी। तुम कल दिन 12 बजे के करीब मुझे फोन करना, और मैंने जो काम बताया उस पर ध्यान रखो। उसमें ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। तुम चिंता मत करो गुरु, हम उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, शक्ति ने जवाब दिया। ठीक है,
मैं कल तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। मैंने कहते हुए फोन बंद कर दिया और बैरू के करीब आकर बैठ गया। शक्ति के किसी आदमी ने विशंबर को हमारी कार में छुपते देख लिया था। उन्हें अगरचे विशंबर की लाश की इतला भी मिल चुकी है, मगर वो मेरे लिए परेशान था। वो तुम्हें गुरु मानता है, उसे तुम्हारी चिंता करनी ही चाहिए, बैरू ने जवाब दिया। उसके होठों पर पहली मर्तबा मुस्कुराहट थी। हाँ, तो तुम अमृत ठाकरे के बारे में कुछ बता रहे थे, मैंने उसके चेहरे को तकते हुए कहा। अमृत ठाकरे, बैरू के मुंह से एक बार फिर गहरा सांस निकल गया। अमृत ठाकरे की मां शहर से कई मील दूर बिस्मा नामी एक गांव की रहने वाली थी। उसका बाप नीच जाति का था, माची। वो लोगों के घरों में पानी भरा करता था। बिस्मा नाम का ये गांव मध्य प्रदेश की सरहद के बिल्कुल करीब वाक़ है। उससे आगे मध्य प्रदेश का चंबल वैली का इलाका डाकुओं और बागियों की जन्नत कहलाता है। खतरनाक घाटियों और गुंजान जंगलों पर मुश्तमिल चंबल वैली का वो इलाका वाकई ही डाकुओं की जन्नत है। डाकुओं के गिरोह आजादी से उस इलाके में घूमते रहते हैं। यही जंगल, खाइयां और घाटियां उनका जीवन है। पुलिस, फौज या सरकार का कोई आदमी उन खतरनाक घाटियों और जंगलों में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सकता। अलबत्ता जेल से भागे हुए खतरनाक मुजरिम, चोर, डाकू और कातिल उसी तरफ का रुख करते हैं। ये अपने आप को बागी कहते हैं और उन्हें डाकुओं के किसी न किसी गिरोह में पनाह मिल जाती है। उस चंबल वैली ने हिंदुस्तान की तारीख में बड़े बड़े नामी ग्रामी डाकू पैदा किए हैं। ये जंगल फूलन देवी का भी मस्कन रहा है। उसके गिरोह ने आसपास के इलाके में तबाही मचा रखी थी और भूपत डाकू का नाम तो हिंदुस्तान की तारीख कभी नहीं भुला सकेगी। भूपत का नाम उस वक्त सामने आया था जब हिंदुस्तान के बंटवारे की बातें हो रही थी। उसके गिरोह में सिर्फ चांदी आदमी थे, मगर उसने हिंद सरकार को हिला कर रख दिया। हुक्मरान और नेता उसके नाम से थर थर कांपते थे। वो उन दौलतमंदों पर बिजली बनकर गिरता जिन्होंने गरीबों का खून चूस चूस कर अपनी तिजोरियां भर रखी थी। भूपत ये दौलत लूट कर गरीबों में बांट देता। गरीब उससे बहुत खुश थे। वो लोग तो उसे भगवान समझते थे, उसकी पूजा करते थे। भूपत ने कई बरसों तक हिंदुस्तान में दहशत फैला रखी थी और जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो भूपत अपने साथियों समेत पाकिस्तान चला गया, जहाँ कुछ अरसे बाद वो मुसलमान हो गया और शराफत की जिंदगी गुजारते हुए गुमनामी की मौत मार गया। तुम अमृत ठाकरे की बात कर रहे थे, मैंने उसे याद दिलाया। हाँ, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। बिस्मा नामी उस गाँव में यूं तो बहुत सी हसीन लड़कियां थी, मगर पिदमन्ना रानी के हुस्नो शबाब के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। मैंने उसे नहीं देखा, मगर सुना है बहुत हसीन थी। अगर माची की बेटी ना होती, किसी अमीर घराने की होती तो वाकई ही रानी होती। गांव का ठाकुर तो वाकई उसे अपनी रानी बनाना चाहता था। वो उम्र में अगरचे पिदमन्ना से 30-40 साल बड़ा था, मगर पिदमन्ना जैसी नौखेज लड़की अपनी हवेली की जीनत बनाना चाहता था। एक मर्तबा उसने पंखट पर दूसरी औरतों की मौजूदगी में पिदमन्ना का हाथ पकड़ दिया। उस लड़की ने ठाकुर के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और यहीं से उस घर की बर्बादी का आगाज हो गया। ठाकुर के कारिंदों ने उस लड़की के एक भाई को मार डाला, उसके बूढ़े बाप को गांव की गलियों में घसीटा, उसके घर को आग लगा दी। लड़की छुपती फिर रही थी, कभी एक घर में कभी दूसरे घर में। चंद रोज तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर गांव के चंद सियानों को समझाने पर ठाकुर का गुस्सा ठंडा हो गया, मगर यह भी उसकी चाल थी। उसने उस लड़की को माफ कर दिया, मगर उसके सीने में इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई। चंद रोज बाद हुक्म सिंह डाकुओं के गिरोह ने गांव पर हमला कर दिया। कई घर जला दिए, कई लड़कियों और औरतों को गलियों में नंगा करके रुसवा किया गया। पिदमन्ना के घर को भी आग लगा दी गई, उसके बाप दादा को मार डाला गया और हुक्म सिंह डाकू पिदमन्ना को उठा कर ले गया। सुनने में आया था कि हुक्म सिंह ने ठाकुर के कहने पर गांव पर हमला किया था। हुक्म सिंह का नाम उस गांव वालों के लिए नया नहीं था। वो अक्सर उस तरफ आता रहता था और ठाकुर की हवेली में कई कई रोज तक मेहमान बनकर रहता था। और ठाकुर ने अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेने के लिए पिदमन्ना को डाकुओं से उठा दिया था। हुक्म सिंह उस लड़की को लेकर चंबेली वैली चला गया और उस लड़की को रखेल बनाकर अपने पास रखा। इसी दौरान गांव का ठाकुर भी चंबेली वैली के चक्कर लगाता रहा था। 2 साल बाद सुनने में आया कि पिदमन्ना के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। उसका नाम हुक्म सिंह ने अमृत ठाकुरे रखा है। ये कहना मुश्किल है कि अमृत ठाकरे किसका बेटा है। गांव के ठाकुर का जो अक्सर चंबल वैली जाता रहता था, हुक्म सिंह का या उसके गिरोह में शामिल किसी और डाकू का। बहरहाल अमृत ठाकर चंबल वैली में ही पल कर जवान हुआ। उससे 3 साल छोटी एक बहन भी थी। अमृत ठाकर एक गंदे खून की पैदावार है। डाकुओं में पल बढ़कर वो डाकू ही बना। उसे रिश्तों के तकद्दुस का भी कोई एहसास नहीं था। वो मुकम्मल तौर पर एक वैश्य था। उसे पता ही नहीं था कि माँ बहन के रिश्ते क्या होते हैं। औरत उसके लिए औरत ही थी। अमृत ठाकरे ने पहली मर्तबा जंगल में दूसरे गिरोह की एक औरत के साथ रात गुजारी तो उसे पता चला कि जिंदगी क्या होती है। दरअसल उस औरत ही ने उसे अपनी तरफ मायल किया था। अमृत ठाकरे कई रोज तक उस औरत के साथ जवानी का ये खेल खेलता रहा और फिर उस औरत का गिरोह वहां से किसी और तरफ निकल पड़ा। अमृत ठाकरे उस वक्त 21-22 साल का था। उसके सीने में हवस की जो आग भड़का दी गई थी वो अलाव की तरह फैलती जा रही थी। और फिर एक रोज उस आग को बुझाने के लिए उसने अपनी जवान बहन को दबोच लिया।
अगर उसे रिश्ते की पवित्रता का पता होता तो ऐसी हरकत कभी ना करता। वो तो औरत को औरत ही समझता था, जी बहलाने का एक खिलौना। लेकिन इस मर्तबा वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। लड़की की चीखें सुनकर उसकी माँ भागी आई और बेटी को उसके चुंगल से निजात दिलाई। हुक्म को इस बात का इल्म हुआ तो उसने अमृत ठाकरे को कत्ल करना चाहा। अमृत ठाकरे वहां से भाग निकला और छुपता छुपाता राजस्थान में आ गया। यहाँ वो तवील अरसे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। कभी किसी ठाकुर की चाकरी कर लिया करता और कहीं चोरी चिकारी से काम चलाता। कई मर्तबा उसे अच्छी जगहों पर काम मिला, वो ऐसी किसी जगह पर टिका रहता तो आराम से जीवन गुजर जाता। मगर उसकी औरत सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। उसे जहाँ भी मौका मिलता भूखे बेड़िए की तरह औरत पर टूट पड़ता। 2 साल पहले उसने माधोपुर के एक ठाकुर की बेटी को अपनी अवध का निशाना बनाया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गया। ठाकरे के आदमी 1 साल तक उसका पीछा करते रहे मगर वो बचता रहा। 1 साल पहले वो अकालगढ़ पहुंच गया। जब वो ठाकुर की हवेली से भागा तो बहुत सी दौलत भी उड़ा लाया था, जब वो बहुत संभाल कर खर्च कर रहा था। अकालगढ़ में आकर उसने एक जगह टिकने का फैसला कर लिया और अपने इर्द गिर्द 4 आदमी भी जमा कर लिए। दौलत और औरत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। और अब वो यहाँ आ गया है, उसकी नजरें भी मेरी दौलत पर हैं। और वो फिक्र मत करो, मैंने बैरू की बात काट दी। उसके हाथ हमारी दौलत तक नहीं पहुंच सकेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, बैरू ने कहा। वहां सिर्फ मैं और बैरू बैठे हुए थे। सुमित्रा और रत्ना बहुत देर पहले उठकर चली गई थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, रात के 2 बजने वाले थे। बैरू के सामने विस्की की बोतल रखी हुई थी। वो गिलास में थोड़ी थोड़ी उंडेल कर पी रहा था और लगता था कि वो पूरी बोतल खत्म करके ही उठेगा। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं भी बैठा रहा। बैरू बहुत खुशगवार मूड में था। वो पहले तो अपनी जिंदगी के बाद यादगार वाकयात बताता रहा। हर कहानी में कोई ना कोई औरत मौजूद थी और मेरे लिए भी ये इंकिशाफ बड़ा दिलचस्प साबित हुआ कि उसे मंदिर की तरफ लाने वाली भी एक औरत ही थी। कल रात हिल्टन में नागराज से तुम्हारे कुछ डायलॉग हुए थे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या ये दुरुस्त है कि तुम ब्राह्मण नहीं हो? हाँ, ये दुरुस्त है और ये भी सच है कि मैं जाति का तेली हूँ, बैरू ने जवाब दिया। धर्म का ठेका तो ब्राह्मणों ने ले रखा है। वो दुनिया भर के पाप करें उन्हें पवित्र ही समझा जाता है और हम निचली जाति के हिंदुओं को तो मंदिरों में घुसने भी नहीं दिया जाता। जात पात की युद्ध सदियों से जारी है, लेकिन आज भी सूरत वही है जो 1000 साल पहले थी। मगर तुम इतने बड़े मंदिर के पुरोहित कैसे बन गए? मैंने पूछा। ये भी एक दिलचस्प कहानी है, बैरू ने गिलास में शराब उंडेलते हुए कहा। मैं गंगानगर का रहने वाला हूँ। मेरा बाप एक ब्राह्मण जमींदार के खेतों पर काम करता था। हम चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती सर्दी में जमीन का सीना चीर कर अनाज पैदा करते और ब्राह्मण के कारिंदे एक एक दाना उठाकर ले जाते। एक रोज मुझे जमींदार की हवेली में जाने का मौका मिला। उस वक्त मेरी उम्र 24-25 साल थी। बड़ा गबरू जवान था मैं। यूं तो पहले भी हवेली में जाता रहता था, लेकिन जमींदार की बेटी को उस रोज मैंने पहली मर्तबा देखा। नीलमा कुमारी बचपन ही से शहर में अपने मामा के पास रहकर तालीम हासिल कर रही थी और उन दिनों गांव में आई हुई थी। मैंने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। ऐसी जवान और हसीन लड़की मैंने पहली मर्तबा देखी थी। मैंने नजरें झुका ली। हम दोनों में बहुत फासला था, जात पात का, दौलत और गुर्बत का। मैं ये फासला तय नहीं कर सकता था, लेकिन बाद में पता चला कि नीलमा के सीने में भी प्रेम की चिंगारी सुलग रही थी। उन्हीं दिनों नीलमा का भाई विजय भी आया हुआ था और इत्तेफाक से कह लो कि उसने मेरी छोटी बहन को पसंद कर लिया। मेरी बहन रेखा भी लाखों में एक थी और वो दोनों पहले चोरी छप्पे मिलते रहे, फिर उन्होंने शादी कर ली। मगर विजय के माँ बाप ने मेरी बहन को बहू तस्लीम करने से इनकार कर दिया और उसके साथ नौकरों से भी बदतर बर्ताव किया जाता। विजय ने मोहब्बत के जोश में रेखा से शादी कर ली थी, लेकिन वो अपने घर में उसे वो मुकाम ना दिला सका। मैं अपनी बहन की हालत देखकर कुड़ता रहता और फिर मैंने तय कर लिया कि विजय के माँ बाप को अपने कदमों पर झुका कर ही रहूंगा। पहले मेरे बारे नीलमा के माँ बाप को पता चला कि नीलमा के पेट में मेरा गुनाह पल रहा है तो वो आग बगोला हो गया। मेरा ख्याल था सूरत की नजाकत को समझते हुए वो नीलमा को मेरी झोली में डाल देंगे, लेकिन बात ही पलट गई। उन्होंने नीलमा को इलाज के लिए शहर भेज दिया और मुझे मार मार कर अगमुआ कर दिया। मेरी पिटाई करने वालों में मेरा जीजा विजय भी शामिल था। ये ब्राह्मणों की फितरत है, अपने मतलब के लिए वो गधे को भी बाप बना लेते हैं। विजय मेरी बहन से शादी करना चाहता था तो उसने मेरे चरणों में सर रख दिया और उस वक्त नहीं सोचा था कि हम नीच जाति के हैं। और जब उनकी अपनी बेटी इस डगर पर चली तो वो लोग मरने मारने पर तैयार हो गए। वो मुझे मुर्दा समझकर छोड़ गए, मगर मैं बच गया। साथ वाले मंदिर का पुजारी इत्तेफाक से खेतों में से गुजर रहा था। वो मुझे उठाकर अपने मंदिर में ले गया। वो हरिजनों का मंदिर था। पुजारी को जब पता चला कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है तो उसने मंदिर के तय खाने में मुझे छुपा दिया और वेद से मेरा इलाज कराता रहा। चंद रोज बाद पता चला कि उन्होंने मेरी बहन रेखा को जलाकर मार डाला था। गांव के किसी आदमी ने शहर की पुलिस को इतला कर दी। पुलिस आई और दावतें उड़ाकर चली गई।
पुलिस ने भी इस बात को मान लिया था कि रसोई में काम करते हुए रेखा की साड़ी में आग लग गई थी। उसे बचाने की कोशिश की गई मगर कामयाब ना हो सके। मेरे सीने में इंतकाम का लावा खोलता रहा। माँ बाप बेटी का दुख देखकर पहले ही मर चुके थे। बहन भी मुझसे छिन गई। मैं कई रोज तक हरिजनों के उस मंदिर में छुपा रहा। तकरीबन 2 महीने बाद तंदुरुस्त होकर बाहर निकला तो मेरा हुलिया भी बदल चुका था। बड़े बड़े बाल, बेतरतीब दाढ़ी, मूंछें और रुखसार पर यह जख्म का निशान। मंदिर के पुजारी ने बताया कि अब मुझे भैरू सिंह की हैसियत से कोई पहचान नहीं सकेगा। दरअसल उस हरिजन मंदिर का पुजारी भी ब्राह्मणों में से चोट खाए हुए था। वो मेरे इलाज के दौरान मुझे इंतकाम के लिए उकसाता रहा था। तहखाने से निकलने के बाद भी मैं कई रोज तक उस मंदिर में छुपा रहा। इसी दौरान अपने गांव के कुछ लोगों को भी वहां देखा था। वो लोग भी मुझे पहचान नहीं सके और फिर मैं साधु बनकर अपने गाँव में आ गया। मैंने अपने गाँव के मंदिर में डेरा जमा लिया। किसी को मुझ पर शुबा नहीं हुआ। मैंने मंदिर के पुजारी की सेवा करके चांदी रोज में उसे अपनी मुट्ठी में ले लिया। 6 महीने गुजर गए। मैंने मंदिर में पूरे तौर पर कदम जमा लिए। इसी दौरान जमींदार भी कई मर्तबा मंदिर आया और हर मर्तबा उसने झुककर मेरे चरण छुए। और फिर एक रोज नीलमा भी शहर से वापस आ गई। वो हर दूसरे तीसरे दिन मंदिर आती थी। एक रोज मौका पाकर मैंने उसे बता दिया कि मैं कौन हूँ। वो बहुत खुश हुई। उसके दिल में मेरे लिए अब भी मोहब्बत थी और मेरे सीने में तो नफरत और इंतकाम का वो लावा खोल रहा था। उसे पता चल चुका था कि उसके घर वालों ने मेरे साथ और रेखा के साथ क्या सलूक किया था। उन्हीं दिनों गांव में मेला लगने वाला था और फिर मेले के दूसरे ही दिन मैं नीलमा को लेकर गांव से भाग निकला। हम पहले विजयपुर और फिर वहां से जोधपुर आ गए, जहां मेरी मुलाकात नागराज से हुई। नागराज अनूपगढ़ का रहने वाला था। मैं पहले भी उसे जानता था। वो गांव के मोची का बेटा था। वो 9 उम्र ही में गलत रास्तों पर चल निकला था। एक मर्तबा उसने गांव के एक किसान की बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की मगर पकड़ा गया। पंचायत ने उसे गांव से निकाल दिया और हुक्म दिया कि आइंदा वो इस तरफ का रुख ना करे। इतना अरसा वो कहाँ रहा मुझे इसका कुछ इल्म नहीं, लेकिन जोधपुर में उसे एक मंदिर के पुजारी के बैरूम में देखकर मुझे हैरत हुई। मुझे इससे गरज ना थी कि वो क्या कर रहा था। उसने हमें पनाह दी, मेरे लिए यही काफी था। वो मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं था। उसके पिछली तरफ 2 कमरों के मकान में उसकी रिहाइश थी। एक कमरा उसने हमें दे दिया। दूसरे ही रोज ये इंकिशाफ हुआ कि नागराज ने उस मंदिर को न सिर्फ कमाई बल्कि अयाशी का भी अड्डा बना रखा था। वो मंदिर में आने वाली खूबसूरत औरतों को बहला फिसला कर पिछले दरवाजे मकान में ले आता और यहाँ उनके साथ बलात्कार करता और उन्हें धमकी देता कि जबान खोली तो जान से मार डालेगा। मैंने भी ये महसूस कर लिया था कि नागराज नीलमा को बड़ी सुलगती हुई नजरों से देखा करता था और फिर एक हफ्ते बाद वो नीलमा पर पल पड़ा। मैं उस वक्त मंदिर में था। नागराज को मंदिर से गायब होते देखकर मुझे उस पर शुबा हो गया था। थोड़ी देर बाद मैं भी मंदिर के पिछले दरवाजे से मकान वाले हिस्से में आ गया। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो नीलमा को काबू में करने की कोशिश कर रहा था और नीलमा अपने आप को छुड़ाने के लिए मचल रही थी। मैंने कोई मुदाखलत नहीं की। दरवाजे की आड़ में खड़ा नीलमा की बेबसी का तमाशा देखता रहा। वो मेरी पत्नी नहीं थी, ना ही मुझे उससे कोई लगाव था। मैं तो उसे इंतकाम लेना चाहता था, इसलिए खामोशी से तमाशा देखता रहा। मैं कमरे में उस वक्त दाखिल हुआ जब नागराज बाहर निकल रहा था। नीलमा बिस्तर पर बरहना पड़ी सिसकियां भर रही थी। वो मुझसे लिपटकर ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। मैंने उसे दिलासा दिया कि नागराज को इस ज्यादती की सजा जरूर दूंगा। वो मुझे वहाँ से चलने को कह रही थी। मैं उसे समझाने की कोशिश करता रहा कि इन हालात में हम कहाँ जा सकते हैं। अलबत्ता जैसे ही कोई मुनासिब बंदोबस्त हुआ वहाँ से चले जाएंगे। 3 महीने गुजर गए। मैं तो उसके साथ जो करता वो करना ही था। नागराज भी मौका पाकर ऐश करता रहा। नीलमा एक बार फिर माँ बनने वाली थी और ये कहना दुश्वार था कि उसके पेट में पलने वाला गुनाह किसका था, मेरा या नागराज का। मैंने नीलमा से वादा किया था कि घर से भागने के फौरन ही बाद हम शादी कर लेंगे। 3 महीने गुजर गए और अब अपनी हालत देखकर वो मुझे बार बार शादी के लिए कहने लगी। मैं उसे टालता रहा और जब उसने दबाव डाला तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि उससे शादी नहीं कर सकता। उसके पेट में पलने वाला बच्चा मेरा नहीं, नागराज का है। उसके दूसरी रोज नीलमा कुमारी ने गले में फंदा डालकर खुदकशी कर ली। मुझे उसकी मौत का कोई अफसोस नहीं हुआ। नागराज ने अपने दूसरे पुजारियों की मदद से नीलमा की लाश को ठिकाने लगा दिया। चंद रोज बाद मैं भी वहाँ से निकल खड़ा हुआ। नागराज के मंदिर की कमाई से मेरे पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई। पहले मैंने सोचा कि किसी और शहर जाकर अपना हुलिया दुरुस्त कर लूं और इस रकम से कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर दूं, लेकिन ये ख्याल ज़हन से निकाल दिया। मंदिर की जिंदगी का मजा ही कुछ और था। बड़े बड़े लोग आकर चरण छूते, दौलत, तहसीन, जवान औरतें, ये सब कुछ और कहाँ मिल सकता था। ऐश ही ऐश थी इस जिंदगी में। तो मैं शहर शहर करिया फिरता मंदिरों की यात्रा करता रहा। इसी दौरान मैंने इस जिंदगी के नशीबो फराज का अच्छी तरह जायजा ले लिया था और फिर तकरीबन 10 साल पहले मैं माउंट आबू आ गया। यहाँ चालशुआर मंदिर में मुझे जगह मिल गई और बहुत जल्द परोत का मोतमिद बन गया। परोत बीमार हुआ तो मैंने उसकी बड़ी सेवा की। उसका फल मुझे इस तरह मिला कि उसने मरने से पहले मुझे अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। मैं मंदिरों में होने वाली साजिशों से वाकिफ था। यहाँ मेरे खिलाफ भी कुछ साजिशें होने लगी। मैंने चंद खास पुजारियों को अपना मोतकिद बना लिया।
उसके जरिए मैंने अपने मुखालफिन को खत्म करवा दिया और फिर मंदिर के अंदर किसी को मेरे खिलाफ साजिश करने की हिम्मत नहीं हुई। तकरीबन 1 साल बाद नागराज भी माउंट आबू पहुंच गया। उसने आदिनाथ मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। अपने कदम जमाए और पुरोहित को कत्ल करके खुद आदिनाथ मंदिर का पुरोहित बन गया और उसके साथ उसने शोबदेबाजियां शुरू कर दी। नागराज फैलता चला गया। वो बड़ी ताकत हासिल कर चुका था। उसके नाम की दहशत फैल गई। उसने ताकती के बलबूते पर मेरे मंदिर पर भी कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान मैं कुछ बड़े बड़े बासर लोगों से ताल्लुकात बना चुका था। उनकी मुदाखला से मामला टल गया, मगर नागराज बड़ा कीना परवर आदमी है। वो अंदर ही अंदर मेरे खिलाफ साजिशें करता रहा। उन साजिशों के चक्कर में दोनों तरफ के कई आदमी मारे गए। इस तरह हमारी दुश्मनी बढ़ती गई। पिछले चंद महीनों से जो कुछ हो रहा है वो तो तुम देख चुके हो। नागराज हर कीमत पर अचाल ज्वाल मंदिर पर कब्जा करना चाहता था। अपने उस मकसद में तो वो कामयाब ना हो सका। अलबत्ता उसने मंदिर ही को आग लगा दी। तुम ना होते तो सूरत-ए-हाल कुछ और होती। तुम्हारी वजह से उसके सारे के सारे मंसूबे दरे के दरे रह गए। मुझे मालूम था कि ऐसा वक्त जरूर आएगा जब मुझे वो मंदिर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उस बंगले की तामीर के फौरन ही बाद मैंने मंदिर की सोने चांदी की मूर्तियां, जेवरात और दूसरी चीजें यहाँ मुंतकिल करना शुरू कर दी। ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। लगता है मैं इससे कोई फायदा नहीं उठा सकूंगा। पूरी जिंदगी इस बंगले में कैदी बनकर ही गुजर जाएगी। मायूस क्यों हो? मैंने उसके खामोश होने पर कहा। इस बंगले में तुम ऐश तो कर रहे हो। नागराज का टंटा खत्म हो जाए तो बाहर भी आजादी से ऐश करोगे। मुझे तो अब अमृत ठाकरे की भी फिक्र हो गई है। ये भी आरामी आदमी है। वो नागराज से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। भैरू ने कहा। ठाकरे की तो फिक्र ही मत करो। मैंने कहा इसका बंदोबस्त तो 1-2 रोज ही में हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। भैरू ने गहरा सांस लेते हुए कहा। ऐसा ही होगा। मैंने कहते हुए एक बार फिर घड़ी की तरफ देखा। 4 बजने वाले थे। मेरा ख्याल है तुम ये बोतल खत्म करके ही उठोगे। मैं जा रहा हूँ, मुझे तो नींद आ रही है। भैरू ने सर हिला दिया। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो दरवाजे ही में ठिठक कर रुक गया। कमरे की बत्ती जल रही थी और बेड पर समित्रा और रत्ना सो रही थी। मैं दूसरे कमरे में आ गया और बिस्तर पर गिरते ही नींद की आगोश में पहुंच गया। दोपहर 12 बजे समित्रा ने मुझे झंझोड़ कर जगाया। वो तुम्हारे चेले का फोन आया है। क्या नाम है उसका? शक्ति। मैं आके मलता हुआ उठ गया। रात को मैंने ही शक्ति से कहा था कि वो आज दोपहर 12 बजे के करीब मुझे फोन करे। मैं कमरे से निकलकर हाल में आ गया जहाँ टेलीफोन रखा हुआ था। हेलो, मैंने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। हेलो गुरु। शक्ति की आवाज मेरी समाज से टकराई। हाँ तुम ऐसा करो, मुझे 3 बजे के करीब बस स्टैंड पर मुंबई कालिया रेस्टोरेंट में मिलो। हाँ तुम ऐसा करो, मुझे 3 बजे के करीब बस स्टैंड पर मुंबई कालिया रेस्टोरेंट में मिलो। हम इत्मीनान से बात करेंगे। मैंने कहा। मैं इस वक्त वाकई ही नींद में था और कोई बात ठीक तरह से समझ नहीं आ सकती थी। ठीक है गुरु, वैसे हमने उस जगह का पता चला लिया है जहाँ गुज़िश्ता रात विशंबर सिंह तुम्हें ले जाना चाहता था। क्या? मैं चौंक गया। तुम्हें कैसे मालूम कि वो मुझे कहाँ ले जाना चाहता था? हम भी उसी गंदे तालाब में हाथ पैर मारे हैं गुरु। शक्ति की आवाज सुनाई दी। मैं दावे से कह सकता हूँ वो तुम्हें गन पॉइंट पर उसी तरफ ले गया होगा, लेकिन रास्ते में तुम्हें उस पर हावी होने का मौका मिल गया और वो फरार की कोशिश में तुम्हारे हाथों मारा गया। यहाँ तक तो तुम्हारा तजिया बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आगे बताओ। मैंने कहा। वो तुम्हें हनुमान मंदिर ले जाना चाहता था। शक्ति ने जवाब दिया, जहाँ अमृत ठाकरे मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उसके मजीद कुछ कह नहीं से बोल पड़ा। गुरु, शक्ति मेरी बात सुनकर उछल पड़ा था। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं, बकौल तुम्हारे मैं भी उसी तालाब में हूँ। मैंने कहा। अच्छा ठीक है, 3 बजे मुंबई कालिया रेस्टोरेंट में मुलाकात होगी। मैंने रिसीवर रख दिया और वहीं एक सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद समित्रा मेरे लिए चाय ले आई। तुम्हारा गुरु अभी तक सो रहा है क्या? मैंने कप लेते हुए पूछा। हाँ, वो तो सुबह दिन चढ़ने के बाद ही सोया है और शाम से पहले उसके उठने की तवक्को नहीं। और रत्ना भी अभी सो रही है। समित्रा कहते हुए मेरे करीब सोफे पर ही बैठ गई। वो इस तरह मेरी तरफ झुकी थी कि मेरे हाथ में पिरिच पर रखा हुआ कप हिलने लगा। मैंने कप जल्दी से मेज पर रखा और समित्रा को कंधों से पकड़कर पीछे हटा दिया। मैं मंदिर वाले बंगले में तकरीबन 2.5 महीने रहा था। उन दिनों राधा भी मेरे साथ थी। समित्रा को हमारी सेवा के लिए उस बंगले में छोड़ दिया गया था। उसकी उम्र 19-20 साल से ज्यादा नहीं थी। बेहद हसीन और भरपूर शबाब था, मगर राधा की वजह से मैं उसके हुस्न से सैराब ना हो सका। और अब वो जो मेरे ऊपर झुकी तो मुझे अपने बदन पर चींटियां सी रेंगती हुई महसूस होने लगी। लेकिन ये कोई मौका ना था, ना जगह। रत्ना किसी वक्त भी आ जाती, इसलिए मैंने समित्रा को कंधों से पकड़कर सीधा बिठा दिया। वो शायद मेरा मतलब समझ गई थी। उठकर सामने वाले सोफे पर बैठ गई। चाय पीकर मैं कुछ देर वहां बैठा, फिर अपने कमरे में आ गया। रत्ना बेड पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। मैं उसकी तरफ देखता हुआ बाथरूम में घुस गया और तकरीबन आधे घंटे बाद तैयार होकर बाहर आ गया। मेरी दाढ़ी और मूंछें बेतहाशा बढ़ गई थी, लेकिन मैंने उन्हें साफ नहीं किया। मुझे इस सुलिये में पहचानने वाले 1-2 ही रह गए थे। मैं चाहता था वो भी सामने आ जाएं तो उनसे भी निमट लिया जाए। 2 बजे के करीब मैंने समित्रा के साथ बैठकर खाना खाया। बैरू भी उस वक्त तक सो रहा था और रत्ना भी। खाने से फारिग होकर मैंने समित्रा की तरफ देखते हुए कहा, फ्याड निकाल दो, आज मैं उस पर जाऊंगा। समित्रा चंद लम्हे उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखती रही।